दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने स्टडी नोट नंबर 2 का जो फर्स्ट चैप्टर था दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशन प्लानिंग का ही सेकंड पार्ट देखना है दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। पार्ट 2 है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। जो कैपेसिटी मेजर की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि अगर मेरे पास से एग्जांपल एक मशीन है तो मैं उस पर कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं, दिस इज द मशीन कैपेसिटी। अगर मेरे पास 10 वर्कर्स हैं तो वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, दिस इज द वर्कर्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है, दिस इज द कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कैपेसिटी है उनको वो प्लान कर सकती है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है हम उसको किस तरीके से यूज करेंगे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही कोई प्रोडक्शन प्लान बना रखा है कि हमें बनानी है 20,000 यूनिट, तो ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट कर सकती है कि हमें 20,000 यूनिट को बनाने के लिए कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मशीनरी की जरूरत होगी, कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। तो दिस इज नॉन एज कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। दो अलग अलग पोर्शन है कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, जिसमें हम सबसे पहले कैपेसिटी प्लानिंग की बात करेंगे। देखो, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, हमें इसमें टोटलिटी में 8 टॉपिक्स और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स, सबसे पहले कैपेसिटी प्लानिंग का हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। उसके बाद कैपेसिटी का मेजरमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, जो एक प्लांट की कैपेसिटी डिटरमाइन की जाती है तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं कि जब हम एक प्लांट की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो, कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान में रखने चाहिए। फैक्टर कौन कौन से हैं जो हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक है वो तो है कैपेसिटी प्लानिंग के। उसके बाद 7th हमें देखना है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देन हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव कैपेसिटी को। और फाइनली हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने। तो ये 9 टॉपिक्स हैं टोटलिटी में इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि हमें सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने हैं। और इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमें देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। आओ जरा, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी का मतलब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकती है, दिस इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रेफर टू द मैक्सिमम लोड एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। अगर मैं कहूं एक एबीसी लिमिटेड कंपनी 10,000 यूनिट बना सकती है, तो इसका मतलब जो एबीसी लिमिटेड है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 यूनिट का लोड बियर कर सकती है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी। द ऑपरेटिंग यूनिट, यहां पे जो हमने कहा कि एक ऑपरेटिंग यूनिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लोड हैंडल कर सकती है, दिस इज द कैपेसिटी। तो ऑपरेटिंग यूनिट का मतलब क्या है, कहते हो ऑपरेटिंग यूनिट में भी ए प्लांट, आप कह सकते हो ये एक प्लांट है हमारा दिल्ली में, यहां पे हम 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज द प्लांट कैपेसिटी।
ये एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन रेमंड लाइफ क्लोथ प्रोड्यूस करती है एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में शर्ट प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं कहता हूं कंपनी 50,000 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसका मतलब मैं क्लोथ डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बता रहा हूं। इसी तरीके से मैं कहूं कंपनी 20,000 शर्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तो मैं शर्ट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी आपको बता रहा हूं। तो कैपेसिटी में बी मेजर्ड फॉर ए प्लांट, ए डिपार्टमेंट, एक मशीनरी। मैं कहता हूं एक मशीन है मेरे पास जिसपे 10,000 यूनिट बन सकती है, दूसरी मशीन है मेरे पास जिसपे 5,000 यूनिट बन सकती है। तो मैं हर एक मशीन की भी कैपेसिटी अलग अलग इंडिकेट कर सकता हूं। एक स्टोर, मैं कहता हूं मेरे पास स्टोर है मटेरियल रखने के लिए जिसमें मैं 1 लाख केजी रॉ मटेरियल मेंटेन कर सकता हूं, दिस इज द स्टोर कैपेसिटी। या फिर ए वर्कर, मैं कहता हूं एक वर्कर है जो एक दिन में 10 घंटे काम कर सकता है और 20 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये है एक वर्कर की कैपेसिटी। तो ऑपरेटिंग यूनिट जो है आप किसी प्लांट को बोल सकते हो, किसी डिपार्टमेंट को बोल सकते हो, किसी मशीन को बोल सकते हो, किसी स्टोर को बोल सकते हो, किसी वर्कर को बोल सकते हो। इसका मतलब आप एक प्लांट की कैपेसिटी बता सकते हो, आप एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बता सकते हो, आप एक मशीन की कैपेसिटी बता सकते हो, आप एक स्टोर की कैपेसिटी बता सकते हो, आप एक वर्कर की कैपेसिटी भी बता सकते हो। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी is the most important responsibility of production and operation management। अब जो कैपेसिटी है इसको मैनेज करने का जो काम है, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी is the responsibility of production manager and operation manager। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी इज टू मैच द लेवल ऑफ ऑपरेशन टू द लेवल ऑफ डिमांड। कैपेसिटी मैनेजमेंट के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी और जब जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो लेवल क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट में डिमांड है 50,000 यूनिट की और मैं केवल 10,000 यूनिट ही बना पाता हूं, ऐसा ना हो। अगर मार्केट में डिमांड है 50,000 यूनिट की तो मैं उस डिमांड को अपनी कैपेसिटी को यूज करके मीट आउट कर सकूं, दिस इज द कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब जो कैपेसिटी प्लानिंग है, कैपेसिटी प्लानिंग इज कंसर्न with finding answer to the basic questions regarding capacity। जो हम कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं वो हमें मेनली 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। पहला, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटी, तो हम उसमें देखेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी, इस तरीके से। तो व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड, 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 50,000 घंटे, व्हेन दिस कैपेसिटी इज नीडेड, और कैपेसिटी की जरूरत कब पड़ेगी। तो 3 क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ कैपेसिटी, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन द कैपेसिटी इज नीडेड। तो अगर आपसे कैपेसिटी प्लानिंग पे शॉर्ट नोट पूछा जाए, तो अभी कुछ पार्ट और भी है। अगर आपसे कैपेसिटी प्लानिंग पे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आप सबसे पहले तो कैपेसिटी वर्ड को डिफाइन करो कि कैपेसिटी रेफर टू द मैक्सिमम लोड एंड ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। देन इसके अंदर वर्ड आया ऑपरेटिंग यूनिट, तो उसको डिफाइन करो कि ऑपरेटिंग यूनिट में बी ए प्लांट, ए वर्कर, ए मशीन
ए स्टोर, ए डिपार्टमेंट। उसके बाद बात करो कैपेसिटी के मैनेजमेंट की, कि कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी, ताकि हम मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है और हमारा जो ऑपरेशन लेवल है उसको मैच कर सके, मार्केट में जो डिमांड है उसको मीट आउट कर सके। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट विल बी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। कैपेसिटी प्लानिंग हमें 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि कौन से टाइप की कैपेसिटी की हमें जरूरत है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कितनी कैपेसिटी की जरूरत है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, और कब इस कैपेसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी। कैपेसिटी प्लानिंग इज टू बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान। ऐसा ना हो कि आज आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है 10,000 यूनिट, तो आप अपने पास एक ऐसी मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो जिसकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट ही है। नहीं, आप फ्यूचर में जो ग्रोथ आपकी कंपनी करेगी, जो एक्सपेंशन प्लान आपके होंगे, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कैपेसिटी मेंटेन करनी चाहिए। मार्केट का ट्रेंड देखो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ती जा रही है हर साल, तो आपको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। सेल फोरकास्टिंग करो कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे फ्यूचर में सेल होने की क्या उम्मीद है, जो कि हमने ऑपरेशन प्लानिंग के फर्स्ट पार्ट में डिमांड फोरकास्टिंग किया था। कैपेसिटी का मतलब बताया है दोबारा से, कैपेसिटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ ए फैसिलिटी। फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है प्लांट। फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब आप लेकर चल सकते हो प्लांट, या सिंपल कहूं जो ऑपरेटिंग यूनिट में आपने चीजें कवर की थी वो सारी की सारी फैसिलिटी है। तो कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर पीरियड ऑफ टाइम। आप कहते हो सर 200 यूनिट पर डे हम बना सकते हैं, दिस इज द कैपेसिटी। आप कहते हो सर 5,000 यूनिट पर मंथ बना सकते हैं, दिस इज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्शन की, दिस इज द कैपेसिटी। तो सिंपल कैपेसिटी प्लानिंग के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो सर कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम लोड एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल है। ऑपरेटिंग यूनिट में बी ए डिपार्टमेंट, में बी ए प्लांट, में बी ए स्टोर, में बी ए मशीन, में बी ए वर्कर। कैपेसिटी प्लानिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपेसिटी मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट विल बी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग एंड कंट्रोल, कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन का आंसर हमें कैपेसिटी प्लानिंग बताएगा। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड एंड व्हेन दिस कैपेसिटी इज नीडेड। कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो हमेशा आपको फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। और कैपेसिटी इज नथिंग, it is expressed in volume of output per period of time. It may be per day, it may be per month, it may be per annum. It indicates the productive capability of a facility. Facility again may be a plant, a department, a worker, a store, a machine. जो भी फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उससे वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है, दिस इज इंडिकेटेड बाय कैपेसिटी। थोड़ा सा लिखेंगे, हेडिंग पुट करो सबसे पहले स्टडी नोट नंबर 2। स्टडी नोट नंबर 2, ऑपरेशंस प्लानिंग। ऑपरेशंस प्लानिंग पार्ट 2 कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। 2 टॉपिक कवर किए हैं इस पार्ट में मैंने, वन इज कैपेसिटी प्लानिंग एंड अनदर वन इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। इसके बाद हेडिंग पुट करेंगे टॉपिक्स, और ये जो 9 टॉपिक्स हैं इनको आप कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद हेडिंग पुट करो इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटी प्लानिंग। सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्लाइड है इसको आप कॉपी कर लीजिए। देन सेकंड स्लाइड भी कॉपी कर लीजिए उसी के नीचे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग क्यों करती है। तो वाई कैपेसिटी प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग क्यों करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैपेसिटी प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है। 5 कारण है। कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1, sufficient capacity is required to meet the customer's demand in time। जैसा हमने पहले भी कहा कि कैपेसिटी प्लानिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि डिमांड और ऑपरेशन लेवल जो है वो मैच कर जाए। तो सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जब कस्टमर डिमांड करे तब हम उस डिमांड को मीट आउट कर सकें, और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लान करके नहीं चलेगी तो हो सकता है जब मार्केट से आपके प्रोडक्ट की डिमांड आए आप उसको सेटिस्फाइड ना कर पाओ। पहला कारण है सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम, जब जरूरत हो तब। सेकंड पॉइंट, कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि हम ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में पढ़ते हैं कि कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। अगर आप 5000 यूनिट बनाते हो और उसके कंपैरिजन में अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो कहीं ना कहीं हमारा जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो कैपेसिटी जो है वो कॉस्ट को भी अफेक्ट करती है। तो सेकंड रीजन है कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी कॉस्ट पता चलेगी और उसी के अकॉर्डिंगली आप मार्केट में सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर पाओगे। थर्ड पॉइंट कहता है कैपेसिटी अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक मशीन है जो आप चाहो तो 16 घंटे चला सकते हो, लेकिन नॉर्मल वर्किंग तो 8 घंटे की हुआ करती है। तो यू हैव टू मेक द शेड्यूल। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो आप 8 की बजाय 16 घंटे भी काम कर सकते हो उस मशीनरी पे, लेकिन उसके लिए आपका शेड्यूलिंग सिस्टम भी होना चाहिए, पहले से शेड्यूल बना हुआ आना चाहिए। 8 घंटे ये वर्कर्स काम करेंगे, उसके बाद 8 घंटे ये वर्कर्स काम करेंगे। तो कैपेसिटी अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम। उसके अलावा कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी हो, कैपेसिटी अगर आपको क्रिएट करनी हो तो इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट। पैसा चाहिए, वो कहां से अरेंज करोगे। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कैपेसिटी प्लानिंग जो है दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू प्रोड्यूस मोर और न्यू प्रोडक्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बनाने के लिए सोचती है, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचती है, तो सबसे पहले इश्यू यही आता है कैपेसिटी प्लान करो कि कितना बनाना है, उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे
फैसिलिटी इंस्टॉल करते हुए चलेंगे, प्लांट लगाएंगे, मशीनरी लेकर आएंगे, वर्कर्स को हायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं 5 रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग करती है। पहला कारण, सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम। दूसरा, कैपेसिटी अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। थर्ड, कैपेसिटी अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम। फोर्थ, कैपेसिटी क्रिएट अगर आपको करनी है तो इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट। एंड फिफ्थ इज द कैपेसिटी प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप कब, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर और ए न्यू प्रोडक्ट। हेडिंग पुट करो, व्हाई कैपेसिटी प्लानिंग इज नीडेड, व्हाई कैपेसिटी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। और ये 5 पॉइंट जो है इनको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लान। जो कैपेसिटी प्लानिंग की जाती है उनको 2 पार्ट में यहां पे एनालाइज किया गया। लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग हो सकती है तो शॉर्ट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, लॉन्ग पीरियड के लिए करोगे तो लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग है। शॉर्ट पीरियड के लिए करोगे तो शॉर्ट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग है। लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग में लोकेशन का डिसीजन लिया जाता है कि अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हो कहां पे लगाएं, व्हाट शुड बी द लोकेशन। टेक्नोलॉजी डिसीजन, अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हो तो प्लांट में क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाए, क्या मशीनरी से ज्यादा काम करोगे, लेबर से ज्यादा काम करोगे। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट, अगर आप एग्जिस्टिंग में प्रोडक्ट बना रहे हो और आप डिसाइड करना चाहते हो कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए या नहीं लेकर आए, अगेन दिस इज ऑल्सो द लॉन्ग रेंज आप कैपेसिटी प्लान कर रहे हो। और ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी फैसिलिटी वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो लॉन्ग रेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लान कर सकती है, लोकेशन का डिसीजन करती है, टेक्नोलॉजी का डिसीजन ले सकती है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्शन लाइन और प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले सकती है, और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना इस मैटर पे डिसीजन लिया जा सकता है। यही अगर शॉर्ट रेंज के लिए कैपेसिटी प्लान करें तो फिर इन्वेंट्री प्लानिंग एंड फ्लक्चुएशन, कितनी हमें इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, कब इन्वेंट्री बढ़ानी है, कब इन्वेंट्री कम करनी है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, कि हमारी जो मशीनरीज हैं इनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कब कब होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स, कब हमें कितनी लेबर की जरूरत होगी प्रोडक्शन करने के लिए, हायरिंग ह्यूमन रिसोर्स। एंड ऑफ कोर्स डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 4 डिसीजन आप ले सकते हो शॉर्ट रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए, और 4 ही डिसीजन आप ले सकते हो लॉन्ग रेंज कैपेसिटी प्लानिंग के लिए। हेडिंग पुट करो, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लान, और 2 टाइप और उसमें 4 डिसीजन जो है ये आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कि जो कैपेसिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की मेजर की जाती है उसको किस टर्म्स में शो किया जा सकता है। कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ आउटपुट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखी। कैपेसिटी का मतलब ही क्या है,
कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ ए प्लांट ऑफ द फैसिलिटी, कि 200 यूनिट पर डे, 50,000 यूनिट पर मंथ, ये क्या है, आप कैपेसिटी मेजर करके बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज पर आवर। मैं कहता हूं 200 यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस हो सकती है। शिफ्ट 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में कंपनी काम करती है, हर शिफ्ट में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है। डे 200 यूनिट पर डे, वीक 5,000 यूनिट पर वीक, मंथ 50,000 यूनिट पर मंथ, एटसेट्रा। ईयरली भी बता सकते हो 5 लाख यूनिट्स पर एनम। तो कैपेसिटी जो है वो एज द रेट ऑफ आउटपुट होती है। आउटपुट आप पर आवर, आउटपुट पर शिफ्ट, आउटपुट पर डे, आउटपुट पर वीक, आउटपुट पर मंथ, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करते हुए चल सकते हो। बट व्हेन फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपनी केवल एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं, कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनाती है तो इट इज डिफिकल्ट टू यूज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट टू एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो फिर उस सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में हर एक प्रोडक्ट का आउटपुट एनालाइज करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हर एक प्रोडक्ट का वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और आप सिंपल ये नहीं कह सकते 50,000 अगर साबुन बननी है और 50,000 केजी डिटर्जेंट बनना है, तो आप ये नहीं कह सकते 1 लाख। क्या 1 लाख? 50,000 तो केजी है और 50,000 सोप्स है, साबुन है। तो उस सिचुएशन में सोप्स को मेजर करने का है नंबर ऑफ यूनिट्स, जबकि डिटर्जेंट के लिए केजी है, तो उनको मिक्स करना मुश्किल हो जाता है। In such cases, capacity of the firm is expressed in terms of monetary value. तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को मॉनेटरी टर्म्स में बता दिया जाता है। से एग्जांपल 50,000 सोप्स, 10 रुपी पर सोप, 5 लाख रुपए। 50,000 केजी डिटर्जेंट एट द रेट ऑफ 50, दैट विल बी 25 लाख। तो दोनों को मर्ज करके बता दिया गया 30 लाख इज द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट। दिस इज जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी वैल्यू बता दी जाती है ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड पुट टुगेदर। तो अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन तो नंबर ऑफ यूनिट्स में आप कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और उनका जो नंबर ऑफ यूनिट को मेजर करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटी को मॉनेटरी टर्म्स में इंडिकेट किया जाता है। हेडिंग पुट करो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी और सिंपल ये 3 पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजंस। कैपेसिटी प्लान जो की जाती है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। किस तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं? कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी। कैपेसिटी प्लानिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ती है कुछ एक्टिविटीज, लेने पड़ते हैं कुछ डिसीजन, सच एज पॉइंट नंबर 1, असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, एग्जिस्टिंग प्लांट है, एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, सबसे पहले तो वो डिटरमाइन करो। से एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मशीन है, तो उस मशीन पे कितनी यूनिट बन सकती है, दिस इज द असेसिंग द कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। सेकेंड पॉइंट, फोरकास्टिंग द लॉन्ग रेंज फ्यूचर कैपेसिटी नीड। पहले तो ये देख लिया कि हमारे पास जो फैसिलिटीज है उसकी कैपेसिटी क्या है, फिर ये देखो कि फ्यूचर में हमें कितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी, उसको आप फोरकास्ट कर लो। देन आइडेंटिफाई एंड एनालाइजिंग
सोर्सेज ऑफ कैपेसिटी फॉर फ्यूचर नीड, जो फ्यूचर में आपको कैपेसिटी की जरूरत होगी उसको मीट आउट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको एनालाइज करो। पॉइंट नंबर 4, इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ कैपेसिटी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। जो फ्यूचर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी है कैपेसिटी को मीट आउट करने के लिए? एनालाइज करो, फाइनेंशियली देखो कि क्या सोर्सेज हम यूज करें तो फ्यूचर में हमारी कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। एडवांस टू एडवांस हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर सके ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, इकोनॉमिकल मतलब वही कॉस्ट कम से कम आना और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आना। और पॉइंट नंबर 5, सिलेक्टिंग ए कैपेसिटी ऑल्टरनेटिव, और जो भी ऑल्टरनेटिव है उनमें से उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो दैट इज मोस्ट सुटेड टू अचीव स्ट्रेटेजिक मिशन ऑफ द फर्म, ताकि हम अपने फर्म को ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर सके। तो ये एक सीक्वेंस है, आप कह सकते हो कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन, कि सर जब ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग करती है तो ये 5 एक्टिविटीज हैं, 5 डिसीजन हैं जो उनको लेने। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी मेजर कर लो। फिर देखो कि हमें फ्यूचर में कितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी। देन देखो कि फ्यूचर में जो कैपेसिटी की जरूरत होगी उसको मीट आउट करने के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज है। फिर देखो क्या मार्केट में कोई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं जो हमारी फ्यूचर की कैपेसिटी को मीट करने में हेल्प करेंगे। उसके लिए फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखो, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखो, और उसके लिए इकोनॉमिकल कंसिडरेशन भी ध्यान में रखो। और जो ऑल्टरनेटिव हमारे सामने है उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर सकें, उस ऑल्टरनेटिव को हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है सीक्वेंशियली जो कि कैपेसिटी प्लानिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिविटीज करनी पड़ती है। व्हेन द लॉन्ग रेंज कैपेसिटी नीड्स आर एस्टिमेटेड थ्रू लॉन्ग रेंज फोरकास्ट फॉर प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपनी लॉन्ग रेंज कैपेसिटी जो है वो एस्टिमेट कर ली लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग करके। ए फर्म में फाइंड इटसेल्फ इन वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सिचुएशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने 2 सिचुएशन हो सकती है। मे बी कैपेसिटी शॉर्टेज हो। कैपेसिटी शॉर्टेज की सिचुएशन तब आएगी जब आपको लगता है कि फ्यूचर में डिमांड होगी 50,000 यूनिट की, लेकिन आपके पास फैसिलिटी जो है वो केवल 30,000 यूनिट की है। या फिर हो सकता है एक्सेस और सरप्लस कैपेसिटी आए। वो सिचुएशन तब होगी जब आप देखो कि मार्केट में डिमांड होगी 50,000 यूनिट की, लेकिन मेरे पास जो कैपेसिटी है वो 80,000 यूनिट्स की है। तो एक कैपेसिटी शॉर्टेज सिचुएशन कब, व्हेन प्रेजेंट कैपेसिटी इज नॉट एनफ टू मीट द फोरकास्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो कैपेसिटी इज लेस देन डिमांड, दैट विल बी शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। एन एक्सेस और सरप्लस कैपेसिटी सिचुएशन कब, वेयर द प्रेजेंट कैपेसिटी exceeds the expected future demand. Capacity is greater than demand, it will be situation of surplus. तो कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन के टाइम पे मे बी वहां पे आपको कैपेसिटी शॉर्टेज दिखाई दे, मे बी वहां पे आपको कैपेसिटी सरप्लस दिखाई दे। कैपेसिटी शॉर्टेज है तो आपको अपनी कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और कैपेसिटी अगर सरप्लस है तो ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिसीजन है। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी को कम करे, हो सकता है कम ना करे, तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन के पास आइडल कैपेसिटी देखने को मिलेगी। हेडिंग पुट करो कैपेसिटी प्लानिंग
डिसीजंस। और आपके सामने ये जो स्लाइड है इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्लांट है वो उस प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रही है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते वक्त कंसीडर करने चाहिए? पहला पॉइंट, अगर आप किसी प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन कर रहे हो तो सबसे पहले तो उसमें पैसा लगेगा, मशीनरी खरीदनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, प्लांट लगाना है, फंड की जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्लांट की कैपेसिटी में कितना पैसा लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सेकंड देखो, चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन एटसेट्रा। क्या प्रोडक्ट की डिजाइन में कोई चेंज आता है, प्रोसेस की डिजाइन में कोई चेंज आता है, मार्केट कंडीशन में कोई चेंज आता है? तो क्या हमारे पास जो प्लांट है वो उसको मीट आउट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर कैपेसिटी एडिशन। प्लांट ऐसा हो जो कि अगर मुझे कैपेसिटी ऐड करनी पड़े तो मैं उसमें एडिशन कर सकूं, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। चौथा, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्लांट की जो कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए जो कि मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। पॉइंट नंबर 5, प्रोडक्ट ऑब्सोलिसेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलिसेंस। प्लांट जो है वो कहीं ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो गया या फिर ये टेक्नोलॉजी आउट हो गई, तो क्या इस प्लांट को हटाकर नया प्लांट लगाया जाना पॉसिबल हो पाएगा? और छठा और लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ ऑटोमेशन डिजाइन, कि हमारा जो प्लांट होगा वो ऑटोमेटिक होगा, कितनी हमें ऑटोमेशन की जरूरत है, क्या वो उसको मीट आउट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? तो एक प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते वक्त 6 फैक्टर आपको ध्यान में रखने चाहिए। पैसा कितना लगेगा, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन में कोई चेंज आएगा, उसको मीट आउट कर पाएंगे? कैपेसिटी एडिशन की जरूरत पड़ी, क्या फ्लेक्सिबल है, क्या मार्केट में जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की उसको मीट आउट कर पाएंगे, कहीं प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी जल्दी से ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द प्लांट। These are the 6 points that affect the determination of plant capacity. Heading put करो, factors that affect determination of plant capacity, और ये 6 पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। ये तो थे फैक्टर्स जो एक प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते वक्त कि प्लांट की हमें कैपेसिटी कितनी जरूरत है उसको डिटरमाइन करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। इसके बाद है अगेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपेसिटी प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन जब कैपेसिटी की प्लानिंग कर रही होती है, कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसको मीट आउट कर सके टाइमली बेसिस पे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं? इन फैक्टर्स को 2 पार्ट में एनालाइज किया गया। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कैपेसिटी प्लानिंग को इंपैक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल भी कर सकती है, दीज आर नोन एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो व्हाट आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग? एक तो अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉय, जो हम लेबर एम्प्लॉय करने जा रहे हैं
उनकी क्वांटिटी को डिसाइड करना, दिस इज कंट्रोलेबल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन चाहे लेबर बढ़ा सकती है, चाहे कम कर सकती है। फैसिलिटीज इंस्टॉल्ड, प्रोडक्शन को मीट आउट करने के लिए हमें कितनी फैसिलिटी की जरूरत होगी उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन कम भी कर सकती है, चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है। मशीन्स कितनी जरूरत होगी, पर डे बेसिस पे कितनी शिफ्ट में काम करें, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, 3 शिफ्ट। एक वीक में कितने दिन काम करने की जरूरत होगी, ओवर टाइम की जरूरत होगी या नहीं होगी। क्या हमारे वर्कर्स और मशीनरी जो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसको मीट आउट कर लेंगे। अगर नहीं तो क्या हमें बाहर से कोई काम कराना पड़ेगा। बाहर से अगर आपको कोई काम कराना पड़ेगा तो दैट इज नॉन एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। और टाइम टू टाइम बेसिस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना मशीनरी वगैरह का, ताकि मशीनरी खराब ना हो और प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। लेबर कम या ज्यादा होना, फैसिलिटीज कम या ज्यादा होना, मशीन कम या ज्यादा होना, एक दिन में कितनी शिफ्ट में काम करना, एक वीक में कितने दिन काम करना, ओवर टाइम करना या ना करना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना या ना करना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना या ना करना। These all affect the capacity planning and these are the controllable factor। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपकी कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट तो करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहकर भी उसको फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। इनको बोला गया लेस कंट्रोलेबल फैक्टर, लाइक अब्सेंटिज्म। हमने तो वर्कर्स तो हायर कर लिए, लेकिन वर्कर अचानक से अब्सेंट रहने शुरू हो गए, वर्कर बीमार पड़ गए, अब्सेंट रह गए, उस पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल कम होता है। लेबर की जो परफॉर्मेंस है, हमने तो ये सोचकर वर्कर हायर किए थे 1 घंटे में 10 यूनिट बनाएंगे, लेकिन लेबर की परफॉर्मेंस 6 यूनिट 8 यूनिट तक की है। लेबर को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को कम कंट्रोल किया जा सकता है। मशीन ब्रेकडाउन, नो डाउट हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कोशिश की थी, बट फिर भी मशीन खराब हो सकती है और आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। मटेरियल की शॉर्टेज अगर आ गई तो उस सिचुएशन में भी आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। वर्कर्स ने कर दी स्ट्राइक, ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में आग लग गई, फायर एक्सीडेंट्स हो गए, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो दीज आर द फैक्टर जो कि आपने जो कैपेसिटी प्लान की है उसको इंपैक्ट करेंगे, अफेक्ट करेंगे, लेकिन इन फैक्टर को ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग को 2 पार्ट में एनालाइज किया गया। कुछ फैक्टर कंट्रोलेबल हैं, कुछ फैक्टर लेस कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल फैक्टर में 8 फैक्टर्स हैं और लेस कंट्रोलेबल में 7 फैक्टर्स हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। सर याद करने की क्यों जरूरत है? दिसंबर 2019 में ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर कंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग। नहीं, आपको अगर याद होगा तो आप कह सकते हो सर स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है दिस इज लेस कंट्रोलेबल फैक्टर, नॉट कंट्रोलेबल फैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी फॉल्स। तो इस वजह से फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग के फैक्टर्स को कॉलम वाइज याद रखना जरूरी है। कौन कौन से कंट्रोलेबल है और कौन कौन से लेस कंट्रोलेबल है। हेडिंग पुट करो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग और ये स्लाइड आप इसी तरीके से कॉलम वाइज कॉपी कर लो।
ये क्वेश्चन भी आप कॉपी कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहेगा कि हाँ इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग को लेकर। तो अभी तक हमने जो टॉपिक देखे थे वो सारे के सारे थे कैपेसिटी प्लानिंग को लेकर। इंट्रोडक्शन देखा, टाइप ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग देखा, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी देखा, कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन देखा, प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करते वक्त कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने चाहिए और कैपेसिटी प्लानिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये 6 टॉपिक हैं जो कि हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड होगी उसको मीट आउट करने के लिए कितनी कैपेसिटी की जरूरत होगी, दिस इज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। और इसको आप अगर एस्टिमेट करते हो तो दिस इज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। क्या मीनिंग है देखो, शॉर्ट में सीआरपी इसको बोल दिया जाता है। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ए टेक्निक which determine what equipment and labor या फिर personal capacities are required to meet the production objective। हमारा जो प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए हमें कितने और कौन कौन से इक्विपमेंट, कितने और कौन कौन से लेबर और पर्सनल की जरूरत होगी, दिस इज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। That is volume of product as per the master production schedule। ऑर्गेनाइजेशन का एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कितना प्रोडक्शन करना है वो डिसाइड करके चलती है। और जो टाइम टू टाइम प्रोडक्शन करना है उसके लिए कितने इक्विपमेंट, कितनी लेबर की जरूरत होगी, इसी चीज को प्लान करना इज नॉन एज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। हेडिंग पुट करो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग और सबसे पहले इसका मीनिंग आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है उसकी स्ट्रेटेजी, सीआरपी स्ट्रेटेजीज। जो सीआरपी स्ट्रेटेजीज हैं उनको 2 पार्ट में एनालाइज किया गया। पहली जो स्ट्रेटेजी है वो है लेवल कैपेसिटी प्लान। लेवल कैपेसिटी प्लान में ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल पॉलिसी। मतलब पहले प्रोडक्शन करती है, उसमें से स्टॉक भर लेती है एंड स्टॉक से फिर सेल करते हुए चलती है। लेकिन दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड। दूसरी स्ट्रेटजी में एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी को डिमांड के साथ मैच करने की कोशिश करती है और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने पास स्टॉक वगैरह कम मेंटेन करते हुए चलती है। तो लेवल कैपेसिटी प्लान की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोड्यूस टू स्टॉक एंड सेल। पहले प्रोडक्शन करेंगे, स्टॉक भर लेंगे और स्टॉक में से अपने माल को सेल करते हुए चलेंगे। अप्रोचेज वेयर इन द प्रोडक्शन सिस्टम आर ऑपरेटेड एट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन लेवल। से एग्जांपल डेली बेसिस पे 500 यूनिट का प्रोडक्शन करना एंड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री राइज।
अब डेली बेसिस पे आप यूनिफॉर्म प्रोडक्शन करते रहोगे तो कभी आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो कभी आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, और वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन वेदर प्रोडक्शन लेवल एक्सीड्स डिमांड। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, डिमांड कम हुई, तो इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा, या फिर वाइस वर्सा, प्रोडक्शन आपने कम किया, सेल आपकी ज्यादा हो गई, तो उस सिचुएशन में आपका इन्वेंट्री लेवल कम हो जाएगा। फ्रॉम टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड, से एवरी क्वार्टर, ये जस्ट एग्जांपल है। एवरी क्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये चीज एनालाइज कर सकती है कि हम तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन करते रहेंगे यूनिफॉर्म बेसिस पे, स्टॉक में उस माल को रखते रहेंगे और स्टॉक से माल बिकता रहेगा। कभी क्या होगा, कभी माल आपका ज्यादा बिकेगा, प्रोडक्शन कम हुआ, उस सिचुएशन में प्रोडक्शन कम हुआ, स्टॉक ज्यादा बिक गया, तो आपका इन्वेंट्री लेवल कम हो जाएगा। कई बार होगा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और सेल आपकी कम हुई, तो उस सिचुएशन में आपका इन्वेंट्री लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज नॉन एज लेवल कैपेसिटी प्लान। आप इजीली इसमें मैटर लिख पाओगे, बस आप इतना ध्यान रखो, प्रोडक्शन, स्टॉक एंड सेल, दिस इज द पॉलिसी अंडर लेवल कैपेसिटी प्लान। जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, दैट इज मैचिंग कैपेसिटी विद प्रोडक्शन प्लान। In this plan, production capacity is matched with the demand in each period. ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये होती है, अगर मार्केट में डिमांड 50,000 होगा तो प्रोडक्शन भी 50,000 करें। से एग्जांपल वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिमांड। अगर एक क्वार्टर में डिमांड है 50,000, तो ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश भी होती है प्रोडक्शन भी 50,000 ही किया जाए। मतलब प्रोडक्शन और कैपेसिटी, प्रोडक्शन और डिमांड को मैच करने की यहां पे कोशिश की जाती है। यूजुअली मटेरियल फ्लोज एंड मशीन कैपेसिटी आर चेंज्ड फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर टू मैच द डिमांड। और जितना हमें प्रोडक्शन करना है उसी के अकॉर्डिंगली हम मटेरियल का भी फ्लो करेंगे, परचेज करके लाएंगे, उतनी ही हम मशीन की कैपेसिटी भी यूज करेंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा, आपको फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो होगा क्या, इन्वेंट्री लेवल आपको कम मेंटेन करना है, और इन्वेंट्री मेंटेन करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इनकर करनी पड़ती है कैरिंग कॉस्ट, वो यहां पे कम होगी। द मेन एडवांटेजेस आर, इस स्ट्रेटेजी का फायदा यह है कि लो लेवल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, आपको फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री कम मेंटेन करनी है, रिजल्टिंग इन लेसर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो आएगी वो कम आएगी। लेकिन इसका नुकसान भी है कि आप मटेरियल अगर तुरंत खरीदोगे, लेबर अगर तुरंत हायर करोगे, तो आपको रेट जो है वो ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो डिसएडवांटेजेस आर हाई लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्कफोर्स। आप टाइम टू टाइम क्या करते रहोगे, वर्कर्स को निकालते रहोगे। अगर प्रोडक्शन कम करना है तो, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हायर करोगे, तो जब हायरिंग के लिए जाओगे आपको रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा। कभी मटेरियल 10,000 यूनिट मंगवा रहे हो, कभी 20,000 मंगवा रहे हो, जब ज्यादा मंगवाना होगा हाई रेट पे करके आपको मटेरियल परचेज करना पड़ सकता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्कफोर्स से क्या होगा, हायरिंग के खर्चे होंगे, वर्कर को देनी पड़ेगी ट्रेनिंग, उसको जब हटाओगे तो भी उसके लिए ले ऑफ कॉस्ट आती है, रिटायरमेंट कॉस्ट या रिक्रूटमेंट कॉस्ट आएगी सिलेक्शन के टाइम पे, या सेटलमेंट कॉस्ट आती है जब आप किसी वर्कर को निकालते हो। ओवर टाइम करवाओगे वर्कर से, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वर्कर को ट्रेनिंग वगैरह दोगे, जो पुराना वर्कर होता है वो 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनाता है, नए वर्कर को टाइम लगेगा सीखने में, तो वो आइडल टाइम भी ज्यादा करेगा, खराब टाइम ज्यादा होगा उसका। और अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाए, बाहर से काम करवाना पड़ा, तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।
तो लेवल कैपेसिटी प्लान स्ट्रेटेजी कहता है प्रोडक्शन करते रहो, स्टॉक भरते रहो, माल को बेचते रहो। इन्वेंट्री लेवल कभी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। लेकिन मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान कहता है जितनी डिमांड होगी उतना ही प्रोडक्शन करना है। डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम करेंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे। फायदा तो इससे ये होगा, इन्वेंट्री कम मेंटेन करनी है, कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। लेकिन नुकसान ये है, मटेरियल परचेज करोगे अचानक से हाई रेट पे करना पड़ेगा। लेबर को हायर करोगे उसके लिए हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, देन कभी निकालना पड़ेगा तो उस ले ऑफ कॉस्ट, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा उसके लिए ओवर टाइम कॉस्ट, टाइम ज्यादा वेस्ट करेगा नया वर्कर, आइडल टाइम कॉस्ट, अगर वो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाया सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट भी बियर करनी पड़ सकती है। हेडिंग पुट करो CRP स्ट्रेटेजी, दैट इज कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी लेवल कैपेसिटी प्लान एंड सेकंड स्ट्रेटेजी इज मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। इस स्लाइड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अब इश्यू ये आता है, सर ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या है? देखो ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। एक एग्जांपल है यहां पे, मान लो एक फैक्ट्री है जो ग्लव्स बनाती है, एक फैक्ट्री ग्लव्स बनाती है, प्रोडक्शन जब करती है 10,000 ग्लव्स पर मंथ अगर प्रोडक्शन करती है तो कॉस्ट आती है कंपनी की $3 पर पेयर। एक फैक्ट्री है जो ग्लव्स बनाती है, अगर वो हर महीने 10,000 ग्लव्स बनाती है तो $3 पर पेयर की कॉस्ट आती है। प्रोडक्शन अगर 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख ग्लव्स कर दिया जाए तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है। तो जब आपने अपना प्रोडक्शन लेवल 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया तो कॉस्ट आनी शुरू हो गई $2 पर पेयर। यहां पे कॉस्ट ज्यादा है, यहां पे कॉस्ट कम है। तो सिंपल सी बात यह है, ऑप्टिमम कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम आती है। द फैक्ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ग्लव्स फॉर लेस देन $2 पर पेयर। अब हम मान लेते हैं कि $2 पर पेयर से कम कॉस्ट पे ग्लव्स बन ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट और यही ऑप्टिमम कैपेसिटी कहलाती है। द फैक्ट्री इज एट ऑप्टिमम कैपेसिटी व्हेन ग्लव्स कॉस्ट $2 पर पेयर टू प्रोड्यूस। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऑप्टिमम कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मिनिमम टू मिनिमम हो जाती है, उससे कम कॉस्ट को करना पॉसिबल नहीं हो पाता। उसी कैपेसिटी को ऑप्टिमम कैपेसिटी बोला जाता है, जो कि इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 1 लाख ग्लव्स पर मंथ जो है, दिस इज द ऑप्टिमम कैपेसिटी। इस एग्जांपल को आप कॉपी कर लीजिए, हेडिंग पुट कीजिए व्हाट इज ऑप्टिमम कैपेसिटी और इस एग्जांपल को एज इट इज आप कॉपी कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज की क्लास में हमारा मेन डिस्कशन क्या था? हमने स्टार्ट किया स्टडी नोट नंबर 2 ऑपरेशन प्लानिंग का सेकंड पार्ट, जिसमें 2 पार्ट मैंने कवर किए हैं, कैपेसिटी प्लानिंग एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग देखा, जिसमें हमने सबसे पहले कैपेसिटी का मीनिंग देखा कि एक ऑपरेटिंग यूनिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम
कितना लोड हैंडल कर सकती है, दिस इज नॉन एज कैपेसिटी। ऑपरेटिंग यूनिट मे बी ए प्लांट, ए डिपार्टमेंट, ए स्टोर, ए मशीन और लेबर। मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी जो है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी का मतलब है प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपेसिटी, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को मीट आउट कर सके। कैपेसिटी प्लानिंग हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देगा। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज नीडेड, लॉन्ग रन या फिर शॉर्ट रन, व्हेन इट इज नीडेड एंड हाउ मच इट इज नीडेड। कैपेसिटी प्लानिंग जो है वो हमेशा फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए, और कैपेसिटी हमारे पास जो फैसिलिटी है उसकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसको इंडिकेट करते हुए चलता है। कैपेसिटी प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज सफिशिएंट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द कस्टमर डिमांड इन टाइम। इट ऑल्सो अफेक्ट द कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। कैपेसिटी ऑल्सो अफेक्ट द शेड्यूलिंग सिस्टम। Capacity creation requires an investment, and it is the first step when an organization decide to produce more या फिर new product. Type of capacity plan 2 तरीके की, long range और short range. Capacity को जो मेजर किया जाता है वो नॉर्मली नंबर ऑफ यूनिट्स में इंडिकेट किया जाता है, बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है, किसी को केजी में मेजर किया जाता है, किसी को लीटर में, किसी को यूनिट्स में, उस सिचुएशन में फिर टोटल आउटपुट को नंबर ऑफ यूनिट में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उस सिचुएशन में कैपेसिटी को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। कैपेसिटी प्लानिंग डिसीजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक्टिविटीज करती है। सबसे पहले देखती है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उसकी क्या कैपेसिटी है, फ्यूचर में हमें कितनी कैपेसिटी की जरूरत है, फ्यूचर की कैपेसिटी के लिए हमारे पास क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या मार्केट में ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल है, और उन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में से वो बेस्ट सिलेक्ट किया जाता है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर सके। जब आप ऐसा देखोगे तो आपके सामने 2 सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो कम हो इन कंपैरिजन विद मार्केट डिमांड, दिस इज नॉन एज शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी। इट मे बी सरप्लस, वो कब होगा जब आपके पास कैपेसिटी है ज्यादा और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम है। इसके बाद हमने देखा एक प्लांट की कैपेसिटी को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स हैं, दीज आर द 6। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन, मार्केट कंडीशन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर कैपेसिटी एडिशन, मार्केट की डिमांड को मीट आउट कर सके, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट ऑब्सोलीट ना हो, एंड ऑटोमेशन रिक्वायर्ड को मीट आउट कर सके। इसी तरीके से जो कैपेसिटी प्लान की जाती है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर को 2 पार्ट में एनालाइज किया गया, कंट्रोलेबल एंड लेस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया। देन हमने मूव ऑन किया सीआरपी, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जो हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी, जो हमें प्रोडक्शन करना है, उसको करने के लिए किन किन इक्विपमेंट की और कितनी कितनी इक्विपमेंट और लेबर की जरूरत होगी, दिस इज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और इसकी 2 स्ट्रेटेजी है, वन इज लेवल कैपेसिटी प्लान, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करती है, स्टॉक भरती है, सेल करती है स्टॉक में से, यहां पे इन्वेंट्री लेवल कम ज्यादा होता रहता है। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है मैचिंग कैपेसिटी विद डिमांड प्लान। इसमें ऑर्गेनाइजेशन उतना ही प्रोडक्शन करती है, उतनी ही कैपेसिटी यूज करती है जितनी मार्केट में डिमांड होती है। तो इससे क्या होता है, कभी प्रोडक्शन कम करना है तो कभी प्रोडक्शन ज्यादा करना है। फायदा ये होता है कि फिनिश गुड्स होल्ड नहीं करना, कैरिंग कॉस्ट कम होती है, लेकिन नुकसान ये है अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, मटेरियल ज्यादा परचेज करना पड़े, लेबर ज्यादा हायर करनी पड़े, उस सिचुएशन में आपको हाई रेट पे करने पड़ सकते हैं। देन इश्यू आया सर व्हाट इज ऑप्टिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमम कैपेसिटी वो कैपेसिटी ऑफ प्लांट है जहां पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम से कम हो जाती है, जिसको हमने यहाँ पे ग्लव्स का ये जो एग्जांपल है उसके थ्रू समझने की कोशिश की। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आज हमने डिस्कस किए। इतने टॉपिक्स आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ। नेक्स्ट क्लास में
जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो हम करेंगे और लास्ट में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।